डिडक्शन अलाउड, सेक्शन नंबर 15A पार्ट 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। टैक्स पेयर देखें 3 तरीके का होता है, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर होता है और एक AOP होता है और एक कंपनी होता है। अब जो पहला एक्सपेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपनी से रिलेटेड है। यानी जब भी कंपनीज़ कोई बिल्डिंग रेंटेड आउट करती है, जिस तरीके से एक प्लाज़ा की एग्जांपल ले लें, अगर वो रेंटेड आउट हुआ है, उसमें बहुत सारे फ्लैट हैं वो रेंटेड आउट किए हुए हैं, तो कंपनी को एक ग्राउंड रेंट पे करना होता है। तो अगर ये कंपनी ग्राउंड रेंट पे करती है या वो पे करना है उसे, दोनों सूरतों में वो इस एक्सपेंस को माइनस कर सकता है अपने ग्रॉस अमाउंट ऑफ द रेंट में से, जो कि चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या एक्वायर करने के लिए या उसको रेनोवेट करने के लिए, एक्सटेंडेड करने के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई लोन लिया है और उस लोन पर आप फाइनेंस कॉस्ट पे कर रहे हैं, यानी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट को भी आप माइनस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हवाले से। ऊपर जो सिनेरियो डिस्कस करके आ चुके हैं वो लोन से रिलेटेड था, यहाँ जो बात होगी वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगी। यानी अगर आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से या फिर किसी शेड्यूल बैंक से अपनी प्रॉपर्टी की रेनोवेशन में, कंस्ट्रक्शन में, एक्वायरिंग में, एक्सटेंडेड के अंदर आप क्या करें, उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन ले रहे होते हैं, तो इस सूरत में या तो आप उसे रेंट का शेयर प्रोवाइड करते हैं या फिर जो बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएशन होती है उसमें उसको शेयर प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही सूरतों में अगर आप रेंट शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर शेयर इन द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज की फॉर्म में रखते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा या फिर प्रॉफिट आप दे रहे हैं, प्रॉफिट या इंटरेस्ट दोनों ही इंटरेस्ट की सिनेरियो में ही डिस्कस होता है टैक्स लॉ के अंदर। तो अगर कोई भी ऐसा अमाउंट आप पे कर रहे हैं तो वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी ख़र्चा करते हैं, किस लिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाने के लिए, लेकिन वो 4% से ज़्यादा ना हो किसके, ग्रॉस अमाउंट ऑफ द रेंट से, तो आप उसको भी डिडक्ट कर सकते हैं। किस में से, ग्रॉस अमाउंट ऑफ द रेंट में से, जो कि चार्जेबल टू टैक्स होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। के बाद वो एक्सपेंडिचर जो आप अपनी प्रॉपर्टी की लीगलिटी के लिए या फिर कोई सूट जो कनेक्टेड होती है आपकी प्रॉपर्टी से कोर्ट के अंदर, अगर आप उसको डिफेंड करने के लिए कोई भी फ़ीस या चार्जेस पे कर रहे होते हैं, इजाज़त होती है आपको कि ये भी आप अपने रेंट में से डिडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टेनेंट था जिसने आपको कोई भी किराया नहीं दिया और आपको ये यकीन हो जाए कि अब इससे किराया मुझे वसूल नहीं होना, तो आप उस किराए को भी जो इररिकवेबल है उसको भी एज एन एक्सपेंस के फॉर्म में डिडक्ट कर सकते हैं अपने रेंट में से। की कुछ शराइत होती हैं, जैसे कि टेनेंसी वाज बोनाफाइड, मतलब कि आपने एवरी लीगलिटी परफॉर्म की थी जिस वक्त आप रेंटेड आउट कर रहे थे बिल्डिंग को। इसके अलावा आपके पास जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट अब हो चुका है वो विकेट कर चुका है, यानी खाली कर चुका है प्रॉपर्टी को, या आप उससे खाली करवा चुके हैं। इसके अलावा उसके पास कोई पोजीशन ना हो आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी का। इसके अलावा आप लीगल स्टेप जो हैं वो, या लीगल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर चुके हैं, या आपको बिल्कुल यकीन हो कि लीगल प्रोसीडिंग का कोई लाएअमल नहीं होना, यानी इससे कुछ भी हासिल नहीं होना, और आप उस अमाउंट को जो अब इररिकवेबल है, ठीक है ना, उस अमाउंट को पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बना चुके हों और उस पर आपने टैक्स भी पे किया हो, तो अब ऐसे ख़र्चे को जो कि आपको अब मिलना नहीं है, ऐसा किराया जो अब आपको मिलना नहीं है, तो आप इसको एज एन एक्सपेंस बना सकते हैं और इसको एक्सपेंस बनाने के बाद ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट में से डिडक्ट कर सकते हैं।